औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग का वो है लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सिस्टम के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लो प्रेशर सिस्टम जो है वो जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर रहा है और ये टॉप चॉइस है फॉर क्लीन कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट फायर सप्रेशन सिस्टम फॉर लार्ज हैजर्ड्स के बारे में या लार्ज हैजर्ड्स के लिए। द एजेंट जो एजेंट है इसको स्टोर किया जाता है एक लो प्रेशर के तौर पे और लेस एजेंट जो है वो डिस्चार्ज होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर डिस्चार्ज टाइम जो है वो इंश्योर किया जाता है, वो इंश्योर करता है कि री इग्निशन यानी कि दोबारा से आग वहाँ पर नहीं लगेगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो NFPA 12 जो है जो कि हाई प्रेशर सिस्टम के लिए है वही लो प्रेशर के लिए भी है। तो NFPA 12 स्टैंडर्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों के बारे में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी टेस्टिंग, सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि लो प्रेशर CO2 सिस्टम जो है इसको हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं। तो जो टॉप पे है, जो या टॉप प्रायोरिटी है वो कोल हैंडलिंग है, ग्राइंडिंग और स्टोरेज एरिया है, वेयर हाउसेज और फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज है, हाई वोल्टेज स्विच गियर बिल्डिंग्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन एनक्लोजर्स हैं, प्रिंटिंग एप्लीकेशंस हैं, रोलिंग मिल्स और मेटल प्रोसेसिंग है। इसके बाद फ्यूम हैंडलिंग सिस्टम्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल फ्रायर प्रोसेस लाइंस हैं। ये तमाम जो एरियाज़ हैं यहाँ पर लो प्रेशर से CO2 सिस्टम को यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम जो होता है CO2 का, इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही इफेक्टिव है और वाइड रेंज ऑफ फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल जो है उनकी बोथ सरफेस फायर और डीप सीटेड फायर जो है उनको एक्सटिंग्विश करता है। बहुत ही फास्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कलरलेस और ऑडरलेस और 3 डायमेंशनल क्लीन एजेंट है और विद इन सेकेंड जो है ये पूरे इंटायर हैजर्ड एरिया जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और स्मदर कर देती है कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू आग को। नॉन डैमेजिंग है। CO2 इज़ नॉर्मली हार्मलेस है, ये इक्विपमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाती, मटेरियल या प्रॉपर्टी को, और कोई क्लीन अप भी रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि ये कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है पीछे अपना। और मिनिमाइजिंग डाउन टाइम है आफ्टर अ फायर, यानी आग लगने के बाद आप फ़ौरन से अपना सिस्टम रिज्यूम कर सकते हैं। आप क्लीन अप की कोई कॉस्ट या क्लीन अप के मटेरियल के लिए टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। नॉन कंडक्टिव है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, ये 3 डायमेंशनल है। इकोनॉमिकल की अगर हम बात करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं हाई प्रेशर सिस्टम से, तो जब ये सिस्टम जो है ये मल्टीपल डिस्चार्ज के लिए लिया जाता है या जब भी CO2 की रिक्वायरमेंट जो है 4000 पाउंड से ज़्यादा होती है तो इसको 2 हिस्सों में रखा जाता है। एक मेन है और एक 2000 पाउंड का हो गया और एक बैकअप हो गया या रिज़र्व जिसको आप कहते हैं। और ओवरऑल सिस्टम की जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू हाई प्रेशर सिस्टम लो होती है। एफिशिएंट होता है। लो प्रेशर CO2 जो होता है ये चोक ऑफ करता है कम्बशन को क्विकली, बहुत तेज़ी से उसको बुझा देता है आग को। और ड्राई आइस जिसको हम स्नो कहते हैं, जब वो डिस्चार्ज होती है वो अलाउ करती है लोकल एप्लीकेशन को और प्रोटेक्शन ऑफ नॉन एनक्लोज हैजर्ड्स, यानी नॉन एनक्लोज हैजर्ड्स के अंदर लोकल एप्लीकेशन को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट है। जो स्टोरेज यूनिट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं और इंस्टॉल होते हैं आउटसाइड, लेकिन ये इनसाइड भी इंस्टॉल होते हैं। ज़्यादातर आउटसाइड होते हैं लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसमें इनका जो बड़ा जो टैंक है वो इनसाइड बिल्डिंग इंस्टॉल किया जाता है। और जो कैपेसिटीज़ हैं उसकी वो डिफरेंट हैं, 1/4 टन से लेके 60 टन या 100 टन तक की है। अगर मैं कंपैरिजन करूं CO2 हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम का, तो हाई प्रेशर CO2 सिस्टम जो है उसके अंदर CO2 जो होती है स्टोर्ड होती है बड़े सिलेंडर्स के अंदर और ये स्मॉल फायर्स के लिए होती है। और सिलेंडर जो है वो 100 बार तक की कैपेसिटी एक टैंक में रख सकता है और जब ये डिस्चार्ज होता है तो पूरा CO2 जो है वो सिलेंडर से रिलीज़ हो जाती है, आपके पास बाकी कुछ भी नहीं बचता है। जबकि इन कंट्रास्ट अगर हम लो प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं तो एक बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर CO2 को हम कहना चाहिए लो प्रेशर के तौर पे उस टैंक के अंदर रखते हैं और टैंक जो है 2000 से 6000 पाउंड तक का कहना चाहिए कैपेसिटी CO2 अपने पास रख सकता है। और लो प्रेशर सिस्टम जब डिस्चार्ज होता है तो चूंकि ये इसके अंदर ये कैपेसिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके डिस्चार्ज करता है,
तो आपके पास स्टिल CO2 मौजूद रहती है और एकदम से पूरा सिस्टम जो है डिस्चार्ज नहीं होता है। इसीलिए इस एक सिस्टम को या एक टैंक को आप मल्टीपल एरिया के हैजर्ड्स के लिए जो आपके एरिया में है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कम्बस्टिबल है और मोस्ट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। इसी तरह से ये अपना ओन प्रेशर के थ्रू सिलेंडर से या स्टोरेज कंटेनर से डिस्चार्ज होती है, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है और एज अ गैस ये बहुत तेज़ी के साथ पेनिट्रेट कर जाती है हैज़ार्डस एरिया में, तमाम एरिया में, और जल्दी से आग को एक्सटिंग्विश कर देती है। एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो प्राइमरी मैकेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है वो ऑक्सीजन रिडक्शन, या जिसको हम स्मदरिंग का प्रोसेस कहते हैं, कि वहाँ से ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है उसको वो बिल्कुल लो कर देती है, वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को और आग को बुझा देती है। इसके कूलिंग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन कूलिंग इफ़ेक्ट्स स्मदरिंग की निस्बत लो होते हैं। लेकिन जब भी आप ये कंट्रीब्यूट करता है कूलिंग के तौर पे भी, और जब भी आप लोकल एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली आप बर्निंग मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे स्मदरिंग से, तो लेट्स सपोज कि 80% ये स्मदर करती है, 20% ये कूलिंग करती है, वो भी जब आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बर्निंग मटेरियल के ऊपर। लो प्रेशर स्टोरेज, जब जिस टैंक में रखा जाता है इस लो प्रेशर CO2 को, जो कंटेनर्स होते हैं वो प्रेशर वेसल्स होती हैं और उनका डिज़ाइन वर्किंग प्रेशर जो होता है वो एटलीस्ट 325 PSI होता है। और ये कंटेनर्स जो है मेंटेन करते हैं एक टेम्परेचर को जो कि अप्रॉक्सीमेटली -18 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसमें ये इंसुलेशन और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। और इस टेम्परेचर पे प्रेशर जो है अप्रॉक्सीमेटली 300 PSI 300 PSI होता है। एक कंप्रेसर होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है एक प्रेशर स्विच के, जो कि टैंक के अंदर होता है, और वो सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेंट को थ्रू कॉइल्स नियर द टॉप टैंक, टैंक के टॉप के ऊपर जो कॉइल्स होती हैं उसके थ्रू। और टैंक प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेपर बाय द कॉइल्स। इन द इवेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फेलियर, अगर आपका रेफ्रिजरेंट फेलियर हो जाता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो ब्लीड ऑफ करता है सब वेपर्स को, ताकि टैंक का प्रेशर जो है वो उसको सेफ लिमिट में रखा जा सके। और ये उसको परमिट करता है कि लिक्विड वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और सेल्फ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट्स जो है वो रिड्यूस करता है इनसाइड प्रेशर ऑफ द टैंक। लो प्रेशर स्टोरेज जो है ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप मल्टीपल हैज़र्ड्स को उसी एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, और क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिस्चार्ज होती है पर्टिकुलर एरिया में, और ये कंट्रोल होता है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिस्चार्ज वाल्व इन द प्रीसेट टाइम सीक्वेंस। एक टाइम सीक्वेंस होता है उसका प्रीसेट, जिसके थ्रू वो उसको वाल्व को ओपन करता है, CO2 डिस्चार्ज होती है, फिर क्लोज करता है, फिर ओपन करता है, इस तरह से CO2 वहाँ से डिस्चार्ज होती है। और सेंट्रली लो प्रेशर CO2 यूनिट्स जो हैं वो उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वो 1 टन से लेके 100 टन या इससे ज़्यादा की भी कैपेसिटीज़ होती हैं। अगर हम अब सिस्टम एक्टिवेशन की बात करते हैं कि ये सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे हमने हाई प्रेशर की बात की थी, ये ऑटोमेटिक तरीके पे भी एक्टिवेट होता है, नॉर्मल मैनुअल एप्लीकेशन भी ऑपरेशन है और इमरजेंसी ऑपरेशन भी है। जो ऑटोमेटिक एक्चुएशन होती है वो फायर डिटेक्टर्स के थ्रू होती है। जब भी कोई एबनॉर्मल हीट, स्मोक या फ्लेम डिटेक्टर जो है वो उसको ऑटोमेटिकली एक्चुएट कराता है, और डिटेक्टर्स जैसे ही सेंस करते हैं फायर कंडीशंस को, वो इनिशिएट करता है एक सिग्नल, और जो सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल तक चला जाता है और वो CO2 सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह से जो नॉर्मल मैनुअल ऑपरेशन है मॉडर्न कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम्स के अंदर, जो नॉर्मल मैनुअल ऑपरेशन है वो टिपिकली यूज़ होता है एक मैनुअल पुल स्टेशन के थ्रू। जैसे ही आप पुल स्टेशन को प्रेस करेंगे, अलार्म जो है कंट्रोल यूनिट की तरफ चला जाएगा। तो आपने अच्छे से इसकी लॉजिक डायग्राम को समझना है। अगर ये आपके एरिया में लगा हुआ है तो जो आपको OEM का डाटा होगा जिसने भी आपको सिस्टम प्रोवाइड किया है, वो आपको लॉजिक डायग्राम भी देगा। तो वो लॉजिक डायग्राम आपको अच्छे से समझनी है और रेलेवेंट एरियाज़ में लगानी है, ताकि हर शख्स जो वहाँ काम कर रहा है उसको अच्छी तरह से पता चले कि लॉजिक डायग्राम इसकी क्या है, किस लॉजिक के थ्रू ऑपरेट होता है। इसी तरह से एमरजेंसी मैनुअल ऑपरेशन जो है, इसके अंदर आपने सिस्टम को, ये फुली मैकेनिकल इन नेचर होता है, और इसके अंदर आपने जो है कहना चाहिए कि अगर आपका ऑटोमेटिक और नॉर्मल मैनुअल ऑपरेशन काम नहीं कर रहा तो फिर आपने बिल्कुल टोटली इस मैनुअल ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है, और इसको मैनुअली रिलीज़ करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि हैज़र्ड जो एरिया का हैज़र्डस एरिया जो है वो इवैक्यूएट हो, वहाँ से लोग कर चुके हैं, और दोबारा से कोई शख्स उसके अंदर एंटर ना हो। तो ये आप एक दफ़ा इंश्योर कर लें, तो इसके साथ ही आप मैनुअली सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेफ्टी साइंस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी हाई प्रेशर या CO2 लो प्रेशर CO2 इंस्टॉल होगी, वहाँ पर आपको वार्निंग साइंस एज पर NFPA 12 चैप्टर 4 2.3.2 में इन्होंने तकरीबन 3 से 4 डिफरेंट साइंस बताए हुए हैं, जो सामने आपके इस वक्त आ भी रहे हैं। आपने इस तरह के साइंस जो हैं बड़े A3 पेपर के ऊपर ले लें, और जहाँ सिलेंडर बैंक्स आपने रखे हुए हैं या आपके पास CO2 का लो प्रेशर का जो बड़ा टैंक है, वहाँ जिस एरिया में है वहाँ लगाएं। जिस एरिया के अंदर ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इंस्टॉल है, उसके दरवाजे के बाहर लगाएं, सराउंडिंग एरिया में लगाएं, ताकि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि वो जिस एरिया में एंटर हो रहे हैं या जिस एरिया के पास वो मौजूद हैं, वहाँ पे CO2 लो प्रेशर सिस्टम या हाई प्रेशर सिस्टम लगा हुआ है। तो ये साइनेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, और आप इसको NFPA 12 चैप्टर 4 के तहत देखिए, वहाँ से उसका प्रिंट आउट लें, उसको A3 साइज़ में अपने एरिया में लगाएँ, ताकि लोगों को इसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरह से इंस्पेक्शन की जब इसकी बात करते हैं, तो सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जब हमने रखना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी करें, और एटलीस्ट एवरी मंथ जो है हम सिस्टम की इंस्पेक्शन करें और वेरीफाई करें कि ऑपरेशनल स्टेटस में है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई है, उसको अगर हमने वेरीफाई करना है, तो जो लो प्रेशर है उसको आपने वीकली इंश्योर करना है, वीकली उसकी इंस्पेक्शन आपने करनी है, और जो हाई प्रेशर है उसकी आपने 6 मंथ इंटरवल पे हाई प्रेशर सिलेंडर्स जो हैं उनकी आपने सप्लाई को वेरीफाई करना है। और या फिर अगर सिस्टम आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो इमीडिएटली जैसे ही सिस्टम ऑपरेट हुआ, फ़ौरन से फिर आपने उसकी सप्लाई को वेरीफाई करना है। इसी तरह से जो मेंटेनेंस है, उसमें जो इसकी जितनी भी ऑपरेटिंग डिवाइसेस हैं उनको एनुअली आपने टेस्ट करना है। ऑल्दो ये जितनी भी टेस्टिंग है, ये इसके अंदर कोई डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पार्शियली डिस्चार्ज आपको करना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके साथ साथ, वो है ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, और पर्सनल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस एरिया में मौजूद हैं, उनको ज़रूर पता हो इस फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, इसके पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोजर क्या होता है अगर वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहिए कि सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। कोई भी CO2 का सिस्टम है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, इवन अगर आपका क्लीन एजेंट सिस्टम भी है, तो लोगों को ज़रूर आप ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, उसका प्रॉपर रिस्पांस या अलार्म किस तरह से आता है, और इवैक्यूएशन प्लान की डिटेल वहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने वहाँ पे क्या लेने हैं या लिए हुए हैं, और कहना चाहिए इसका पीरियोडिक रिफ्रेशर भी होना चाहिए, क्योंकि आपने एक दफ़ा ट्रेनिंग दे दी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग भूल जाते हैं इसको। तो उसका भी एक पीरियोडिकली आप एक रिफ्रेशर बना लें, हर 3 महीने के बाद वो एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दोबारा से अपने लोगों को दें, ताकि लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाएँ, इस हैज़र्ड्स को समझें, और इसका ऑपरेशन भी अच्छी तरह से समझें, ताकि आग की लगने की सूरत में उसको टाइमली एक्टिवेट कर सकें। अब इसको हम रिकैप करते हैं। आज हमने समझने की कोशिश की है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स सिस्टम लो प्रेशर, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बाद लो प्रेशर स्टोरेज कैसा होता है, सिस्टम की एक्टिवेशन कैसे होती है, सेफ्टी साइंस हमने कौन से लगाने हैं, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो ये तमाम चीज़ें आज हमने समझने की कोशिश की है। अब ग्लिम्पसेस ऑफ अपकमिंग ब्लॉग जो है, जो अगला ब्लॉग होगा मेरा, वो नोवाक 1230 फिक्स फायर सप्रेशन सिस्टम के बारे में है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है FM200 की तरह का, उसी तरह का सिस्टम है, गैस थोड़ी सी चेंज है, उसके बारे में आपको बताएंगे। नोवाक के फीचर्स क्या हैं, एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन किन एरियाज़ में ये लगाया जाता है, और इसकी स्टोरेज क्या होगी। तो आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा, और ये आपके कुछ काम आएगी, तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर ये सिस्टम आपके एरिया में है, तो जैसे मैंने इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग का बताया है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके एरिया में जितने भी लोग इससे रिलेटेड हैं उनको पता होना चाहिए, इस हैज़र्ड के बारे में पता होना चाहिए, सेफ्टी साइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको अच्छे से तमाम लोगों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।